Hi friends, so we are just adding a concept here. जितने भी interlink concepts थे SOGA के possibly around 4 pages totally. ये ऐसे concepts है we are taking it together. ठीक है, तो कोई chapter 1 से 2 या 2 से 3 या 3 से 4 ऐसा कोई connected part है, तो we are learning it after every concepts are done. Let's start. It's a possibly we'll do it in half an hour. I'm not keeping a video onto the same. Let's focus on the content purely. Let's start. The first concept here we are focusing on is called effect of destruction or perishing of goods. Destruction of perishing मतलब वो good useless हो गए, destroy हो गए, destroy नहीं हुए but खाने लायक नहीं रहे, usable नहीं रहे, उसे हम कहेंगे destruction या perishing of goods. Now, if the goods are specific in nature, the goods are specific in nature और अगर वो perish हो जाते हैं, तो क्वेश्चन ये आता है क्या बिफोर पेरिश हुए या फिर आफ्टर पेरिश हुए, बिफोर कॉन्ट्रैक्ट और आफ्टर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट. मतलब अगर ये कहता है कि जिस समय हमने COS किया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल उसके पहले से वो पेरिश थे और फिर हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर दिया, ये ना समझ कि ये तो पेरिश्ड है, तो फिर वो क्या बनेगा, वॉइड अग्रीमेंट. पार्टीज आर डिस्चार्ज, टोटली कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं. क्यों सर? जिस कॉन्ट्रैक्ट में आप जो गुड्स को बेचने की खरीदने की बात करें वो गुड्स तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड है without the knowledge of seller, then the agreement becomes what? Agreement becomes void. लेकिन अगर contract of sale होने के बाद, मतलब after agreement to sell but before sale, गुड्स स्पेसिफिक गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं अग्रीमेंट टू सेल एंटर होने के बाद बट सेल होने से पहले, विदाउट द फॉल्ट ऑफ सेलर और बायर, तो फिर क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बनता है. मतलब ये कि पहले से वॉइड है तो वॉइड अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद बट सेल होने से पहले है तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा. ये चीज़ आपने सीखी है सेल्स ऑफ गुड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी. पहले से वर्ड इसको वर्ड अग्रीमेंट कहते हैं और बाद में वर्ड होने को वर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. ये वैसा ही कॉन्सेप्ट है. फिर ये कहता है अगर वो पहले स्पेसिफिक गुड्स नहीं होते तो, अगर वो अनसर्टेन गुड्स है तो, ये कहता है कि अगर अनसर्टेन गुड्स पेरिश हो जाते हैं, अनसर्टेन, आई होप यू नो व्हाट इज अनसर्टेन गुड्स, मैं यहाँ पे नहीं सिखाऊंगा. अनसर्टेन गुड्स अगर पेरिश हो जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट बिकम वॉइड and remains valid. However, if they are already perished before the contract of sale, then again it becomes void agreement. If you observe here, goods कोई भी हो, specific हो uncertain हो, contract of sale बनने से पहले से ही वो void था, सॉरी पहले से ही वो destroyed था, तो वो void agreement बनेगा. लेकिन contract बनने के बाद specific goods destroy हुए sale होने से पहले, तो वहाँ पे void contract बन जाता है. लेकिन अगर uncertain goods destroy हो जाते हैं after entering contract, तो law क्या कहता है, contract does not become void, contract remains valid. यानी seller is obliged to deliver the goods to the buyer, क्योंकि वो goods क्या है, अभी तक ascertain हुए नहीं है. That's the basis here. Moving for moving forward to second element, ये चीज है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ केवेट एम्प्टा. ये चीज भी हमने ऑलरेडी करी हुई है इम्प्लॉयड कंडीशंस में, क्वालिटी टू फिटनेस. अब ये क्या कहना चाह रहा है आपको कि लेट द बायर बी अवेयर. केवेट एम्प्टा का मतलब होता है, ये कहता है जब भी कोई गुड्स खरीदा जाएगा तो इट इज द बायर he should satisfy himself that the quality and the fitness of which he is buying the goods should be fit for his consumption. If he makes a bad choice, he cannot blame the seller or recover damages from him. मतलब आप बायर जागो, ग्राहक जागो, आप देखो कि आप जो खरीद रहे हो वो आपके बेनिफिट का है या नहीं है, वो आपके काम का है या नहीं है. फिर उसके बाद अगर आपने गलत चॉइस कर दी तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, वो बायर की रहेगी, सेलर की नहीं रहेगी. अब उसके लिए उन्होंने बोला कि वे द, ये आपका पहला एलिमेंट है, वे द बायर. अब ये आपका स्टैंडर्ड नॉर्म है, आई एम सो सॉरी, ये आपका स्टैंडर्ड नॉर्म है, ये आपने फिनिश किया. यहाँ पे कौन लायबल रहेगा, बायर विल बी रिस्पॉन्सिबल. मतलब हम कहते हैं इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी ऑफ फिटनेस वर्क नहीं करती बिकॉज विल बी लायबल नॉट द सेलर बट द बायर. अब यहाँ पे आते हैं इसके एक्सेप्शंस. अब एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, बायर shall not be liable and seller shall be liable. इसके अंदर पहला कहता है whether buyer expressly or by implication makes known to the seller
द पर्पस फॉर विच गुड्स आर रिक्वायर्ड। बायर ने सेलर को बताया कि सी दिस इज द रीजन व्हाई आई वांट टू बाय द प्रोडक्ट, मुझे ऐसा बॉटल दिखा है जिसमें पानी ठंडा रहे 12 घंटे तक। आपने आपकी रिक्वायरमेंट बताई। सेलर, आप बायर रिलाइज ऑन द स्किल एंड जजमेंट ऑफ द सेलर, बायर उस पर रिलाई करता है, विश्वास रखता है। एंड द गुड्स आर ऑफ डिस्क्रिप्शन विच इज इन द कोर्स ऑफ सेलर्स बिजनेस टू सप्लाई, वो सेलर का बिजनेस ही है बॉटल्स बेचना। तो ये सिचुएशन के अंदर विल बी लायबल। Exception number 1, fitness to quality use will be liable. Liability will be of the seller and not of the buyer. It means that जब भी आप आपका पर्पस बता देते हो सेलर को, उस पर आप रिलाई करते हो और उसका वो बिजनेस है, तो लायबिलिटी किसकी होगी? सेलर की, फिर बायर की नहीं होगी। इसमें हम क्या कहेंगे? इसमें हम कहेंगे सेलर विल बी लायबल एंड नॉट द बायर। इसमें एक एग्जांपल है जो आपको याद रखना है। पी परचेज अ हॉट वाटर बॉटल फ्रॉम अ केमिस्ट। द केमिस्ट इन्फॉर्म हिम दैट द बॉटल वाज स्पेशली मेंट फॉर होल्डिंग हॉट वाटर। At the time of use, the bottle bursted as hot water was poured into it and injured Peep's wife. Chemist was held liable. However, this does not apply when the goods are sold under a patent name or a brand name. Such brand shall be liable and not the seller. Let's take an example. पहले तो एग्जाम्पल को आपने समझा होगा कि पानी हॉट वाटर बॉटल जो था वो आपने कहा था, इसलिए हमने वो लिया और पानी गर्म रखा, लेकिन शायद तक वो हॉट वाटर बॉटल नहीं थी, इसी वजह से जब पानी अंदर गया तो बॉटल फट गई, उसकी वजह से इंजरी हुई, तो विल बी लायबल सेलर, क्योंकि बायर हैज रिलाइड ऑन अ स्किल एंड जजमेंट ऑफ सेलर एंड इट वाज हिज बिजनेस। अ केमिस्ट है, गर्म पानी की बॉटल रख रहा है, मतलब देन वी आर एक्सपेक्टेड कि ये सब ट्रीटमेंट्स में काम में आएगा, तो ये बंदा जिससे खरीद रहा है इट इज इन द कोर्स ऑफ डीलिंग। मतलब आप देखोगे तो यू विल फाइंड सम एलिमेंट्स लाइक दिस। ऐसा नहीं कि केमिस्ट सिर्फ दवाई बेचता है, लिंक टू द बिजनेस विच सूट्स द बॉडी एक्सेट्रा, वो भी चीज़ें वो बेच सकता है। इट इज इन द कोर्स ऑफ डीलिंग ऑफ द सेलर टू सप्लाई, तो यहाँ पे लायबिलिटी विल बी ऑफ द सेलर एंड नॉट ऑफ द बायर। फिर कहता है इट डजंट अप्लाई व्हेन द गुड्स आर सोल्ड अंडर अ ब्रांड नेम और पेटेंट नेम। मान लीजिए एक ब्रांड है, समझो कि ब्रांड का नाम है सपोज एक्स लिमिटेड। ब्रांड बनाती है गर्म पानी की बोतल है। अब सेलर ने जब पानी की बोतल बेची तो एक्स लिमिटेड के नाम पे खरीदी हुई बोतल है, मतलब हम ये समझ रहे हैं कि एक्स लिमिटेड जो है वो अच्छी बोतल बनाता है, उसमें पानी गर्म रहता है। अब यहाँ पे ये चीज़ पे जब बायर लेता है और वो बोतल फट जाती है, तो मतलब एक्स लिमिटेड की गुड्स में गलती है, तो यहाँ पे केमिस्ट लायबल फिर नहीं होता। फिर लायबल कौन रहता? वो एक्स लिमिटेड लायबल रहता, जो मैन्युफैक्चरर था उसका। जैसे एग्जांपल नंबर 2, आप सैमसंग का फ़ोन खरीदते हो एक एडवर्टीजमेंट देखकर। एडवर्टीजमेंट ये मेंशन किया गया था कि मोबाइल के ऊपर से एक बड़ा सा टैंकर गया, फिर भी फ़ोन टूटा नहीं। ये ऐड आपको इतनी पसंद आ गई कि आपने बोला कि अभी तो मुझे ऐसा ही फ़ोन है, मेरा हाथ पैर जब फ़ोन गिरते ही रहता है, अब इतना अच्छा फ़ोन जो टूटे ही ना टैंकर जाने से भी, तो भाई इसे ही लेना है। आपने फ़ोन खरीदा है लोकल शॉप से, फिर जैसे ही आप बाहर गए आपके हाथ से फ़ोन गिरा, ऊपर स्कूटर गया, आपका फ़ोन टूट गया। अब आप कहोगे कि साला सेलर लायबल है। सेलर लायबल क्यों होगा? इट इज द ब्रांड विल बी लायबल। जब गुड्स अंडर अ ब्रांड नेम बेचे जाते हैं तो कौन लायबल होता है? ब्रांड। उसके बाद सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन। सिंपल है कि जब गुड्स डिस्क्रिप्शन की वजह से जाएंगे तो गुड्स विल बी एज पर द डिस्क्रिप्शन। ये आपने देखा था, वही चीज यहाँ पे कवर होगी। यहाँ पे विल बी लायबल सेलर एंड नॉट द बायर। नाउ ट्रेड एंड यूसेज, ये कनेक्टेड पॉइंट था इम्प्लाइड कंडीशन का थर्ड पॉइंट। Implied condition as to fitness may be annexed to a contract of sale by usage of trade. Usage of trade मतलब day to day basis. The system, the customs going on is called usage of trade here. अब एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको। इन रेडीमेड गारमेंट बिजनेस there is an implied condition by usage of trade that the एक second. The goods shall be reasonably fit on the buyer. अब कभी आपको पता है ना साइजेस होती है एस, एक्सएस, एल, डबल एक्सएल, एक्सएल। तो रेडीमेड गारमेंट बिजनेस में साइजेस होती है। अगर आप एल लोगे साइज और फिर अगर आपको अब आप एल यूज करते हो, व्हेन यू गो होम यू एक्सपेक्ट कि वो एल आपको हो जाना चाहिए, लेकिन अगर वो एक्सएल जितना बड़ा हो गया या फिर छोटा हो गया तो आप क्या कहोगे? ये तो इम्प्लाइड कंडीशन टू क्वालिटी और फिटनेस हो जाती है। तो ये तो क्या हो जाती है? एनएक्स हो जाती है बाय यूसेज ऑफ ट्रेड, कि वो एल है तो वो एल जैसा ही होना चाहिए।
फिर एल का एक कस्टम्स होता है कि वो 40 साइज के लिए अच्छा होगा या 42 के लिए अच्छा होगा। वैसे ही जहाँ जहाँ पे कोई भी रीजनेबल कस्टम्स क्रिएट होते हो ना, तो वैसा वो होना चाहिए। अगर वो नहीं हुआ तो वापस लायबिलिटी ऑल विल बी ऑन द सेलर बिकॉज इट इज एन इम्प्लाइड कंडीशन। इसी को हम वारंटी बना सकते हैं, इम्प्लाइड कंडीशन टू वारंटी, इम्प्लाइड कंडीशन टू वारंटी। तो वारंटी एंड कंडीशंस दोनों यूसेज ऑफ ट्रेड में यूज होती है। यूसेज ऑफ ट्रेड का बेसिस पे वारंटी भी हो सकती है, दैट इज क्लेमिंग डैमेजेस, या आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकते हो बाय मेकिंग सेलर लायबल। वह सेलर इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड, वापस सेम है कि अगर सेलर ने कुछ फ्रॉडुलेंट रिप्रेजेंटेशन करके बायर को गुड्स बेचा, देन हाउ कैन बायर बी अवेयर इन दैट केस? Buyer cannot be aware in case of fraud. Then who will be liable? Seller will be liable and not the buyer. In such a case, the buyer will be responsible and entitled to the goods according to what was described for. कहने का मतलब क्या हो गया? सेलर ने फ्रॉड किया और कुछ गुड्स बता के बेचा। जैसे एग्जांपल दो, एक आईफोन का अच्छा सा बॉडी नया डाल के आईफोन बेचने की कोशिश की, बट वो जूना था, खाली बॉडी नहीं थी। यहाँ पे सेलर ने फ्रॉड किया है, तो व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर वंस द फ्रॉड इज डिस्कवर्ड? ड्यूटी ऑफ द सेलर इज टू प्रोवाइड द न्यू फोन टू द बायर, बिकॉज उसने जो रिप्रेजेंट किया था दैट वाज एज अ न्यू फोन। नाउ वी हैव टू गिव न्यू फोन। उसी को हम कहते हैं, उसी का दूसरा नाम है एक्टिव कंसीलमेंट। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा हो तो आपने पढ़ा होगा फॉल्स स्टेटमेंट इज फॉल्स इज फ्रॉड एंड एक्टिव कंसीलमेंट इज फ्रॉड। दोनों में सेम ही अप्लाई होगा कि एक्टिव कंसीलमेंट भी फ्रॉड ही है एक प्रकार का, और फॉल्स स्टेटमेंट इज ऑल्सो फ्रॉड। दोनों एक ही प्रकार के, दोनों में सेलर लायबल हो जाएगा। या तो वो रिप्लेस करेगा, या तो वो प्रोवाइड देगा, या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करेगा। फिर कहता है अगर आपने सैंपल में बेचा होता है तो इट हैज टू बी एज पर सैंपल एंड गिविंग अपॉर्चुनिटी टू इंस्पेक्ट एंड सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। ये सारी की सारी चीज़ें हमने करी हुई है सर, कुछ नया नहीं था, इसलिए हमने उसको पहले कवर नहीं किया था, इसलिए इट वॉज नॉट अ लिंक कॉन्सेप्ट। बट इसमें सिर्फ चीज़ जो काम की है वो यही है कि भाई दे में आस्क यू डायरेक्टली द क्वेश्चन कि एक्सप्लेन के डेम्पटर, आपको बोले 3 लाइन लिखो, उसके बाद एक्सेप्शन शुरू कर दो। कॉलिएट फिट सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, फिर वही कंडीशन डिस्क्रिप्शन, ट्रेड और यूसेज, बिलिटी ऑफ फ्रॉड, एक्टिव कंसीलमेंट एंड सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। मतलब वही चीज़ें वापस लिखनी है, देयर इज नथिंग न्यू टू दिस। ये सब में लायबल कौन होगा? सेलर लायबल होगा। मूविंग फॉरवर्ड, मैंने आपको ये कराया है कुछ बैचेस में, बट आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन हियर ऑल्सो। अब फर्स्ट सेकेंड के बाद थर्ड कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे कवर करना है हमें, वो है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स एंड डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। अब डॉक्यूमेंट टू टाइटल ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट टू टाइटल टू गुड्स मतलब कि जहाँ पे उस डॉक्यूमेंट से आपको गुड्स की ओनरशिप मिल सकती है। इट इज डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंटिंग गुड्स एंड इज यूज्ड एज अ प्रूफ ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स। It represents symbolic delivery of goods. I have told you symbolic delivery. It authorizes the possessor of such a document to receive or transfer the goods. अब ये 3 टर्म्स को एक बार पॉज करके ध्यान से पढ़िए, और फिर मैं आगे जो बोल रहा हूँ उसको सुनना, पॉज करके पढ़ लेना एक बार। आगे मैं कहता हूँ, आपने पढ़ लिया होगा 2 बार। अब यहाँ पे ये कहता है कि अगर आपके पास कोई रिसीट है, जैसे कि एग्जाम्पल पापा ने आपको एक रिसीट दिया, बोला बेटा कांदीवली ईस्ट में जा और वहाँ पे ये शॉप में जाके ये रिसीट दिखाना, तेरे को वो गुड्स देंगे, वो लेके आना। अब जब तूने वो रिसीट लेके गया तो तेरे पास टाइम नहीं था, तेरा कोई क्रिकेट मैच था, तूने तेरे दोस्त को बोला अरे यार मेरा मैच चल रहा है, प्लीज़ कांदीवली ईस्ट में जाके फटाफट जाके लेके आना। तूने वो हैंडल उसे कर दिया, वो उससे वो रिसीट दिखा, उसे वो गुड्स मिल गए। अब वो गुड देके आ गया, फिर तूने पापा को दे दिए। अब यहाँ पे क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मतलब क्या? जिसके भी पास वो डॉक्यूमेंट होगा उसे वो गुड्स मिलेंगे। इट रिफर्स टू व्हाट? के अ सिंबॉलिक डिलीवरी, जहाँ पे उसके पोजेशन से यू हैव राइट टू गेट इट और यू राइट टू ट्रांसफर द गुड्स। कैसे होता है ये सर? अगर रेलवेज के थ्रू गुड्स आते हैं तो उसको रेलवे रिसीट कहते हैं। अगर ट्रेन से, अगर रोडवे से आ रहे हैं तो उसको लॉरी रिसीट कहते हैं। अगर सी रूट से आ रहे हैं तो बिल ऑफ लीडिंग कहते हैं। और अगर वेयर हाउस में रखे गए हैं और वेयर हाउस के रखने पे अगर आपको वेयर हाउस कीपर कुछ दे एज एविडेंस कि आपके गुड्स उसके पास पड़े हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट कहते हैं। इसमें ऐसे बहुत अनेक नाम है, 3-4 नाम मैंने आपको दिए। इसके अलावा इफ यू ऑब्जर्व तो यहाँ पे आता है अपार्ट फ्रॉम द सेम यू कैन से दैट वॉर फिंगर सर्टिफिकेट इज द न्यू नेम हियर कैन बी एडेड। वॉर फिंगर मतलब जो शिप होती है ना, शिप,
उस शिप के जो बड़ी शिप से जो गुड्स होते हैं ना वो छोटे गुड्स में लेके जाते हैं। मतलब होता क्या है, बड़ी बड़ी शिप्स है ना आपके सी रूट के एंड पे आ नहीं सकती क्योंकि इट नीड्स मिनिमम लेवल ऑफ वाटर टू सस्टेन। व्हाट हैपेंस इंस्टेड ऑफ दैट, यहाँ से एक छोटा सा वॉर्फ जाता है, छोटा शिप, उसको कनेक्ट करते हैं बड़े शिप के साथ और फिर वहां से गुड्स लेके आते हैं, उसे हम कहते हैं वॉर्फ। और वॉर्फ के कैरियर को, वॉर्फ के कैप्टन को हम गॉ फिंगर कहते हैं। तो वहां पे जब गुड्स डाउन वहां से जब अनलोड होते हैं तो उसके लिए वॉर्फ फिंगर यूज किया जाता है। एनीवेज ये सब एग्जांपल्स है। रेलवे रिसीट रोड्स के लिए, लॉरी सॉरी रेलवे रिसीट रेलवेज के लिए, लॉरी रिसीट रोड्स के लिए, बिल ऑफ लीडिंग सी रूट के लिए। 4 एग्जांपल मैंने आपको दिए। ये क्या है? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मतलब क्या? जिसके पास होगा वो गुड्स को क्लेम कर पाएगा। अगर हम जाते हैं कोई रेस्टोरेंट, उसे कूपन दिया, कूपन लेके जो जाएगा उसे वो पिज्जा मिल जाएगा। एग्जांपल देता हूँ, अभी मैं 3-4 दिन लास्ट वीक आई वाज इन मुंबई, आई वेंट आउटसाइड जस्ट फॉर सम ब्रेक। तो वहाँ पे हमने एक छोटा रेस्टोरेंट ओपन था, वहाँ पे दे गेव अस, वी ऑर्डर्ड समथिंग एंड दे गेव अस दे गेव अस अ कूपन, दे गेव अस अ कूपन। तो कूपन लिए थे हमने डोसास के और से इडलीज के। तो कूपन लेके मैं आया था, बट आई वॉज सिटिंग ऑन द टेबल एंड आई टोल्ड माई फ्रेंड कि भाई तू लेके आना, अभी वो हो गया रेडी। आई हैंडेड ओवर दैट कूपन्स टू माई फ्रेंड एंड ही वेंट देयर एंड ही गॉट द डोसा। इट मीन्स वॉट, जिसके हाथ में वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, ही इज राइट टू रिसीव। तो वो क्या हो गया? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। जो भी वो डॉक्यूमेंट देगा उसे वो गुड्स मिलेगा। आपने टी शर्ट ऑल्टरेशन को दिया है, एक समझो आप गए थे पैंटलून्स में, आप टी शर्ट खरीदा एंड यू आर गिविंग टू ऑल्टरेशन, and at the time you gave it to alteration, he gave you alteration receipt. Now next day you are in your lecture college, you told to your mom, this is alteration receipt he has given me, if you are free you just go out there and just get my t-shirt. Now receipt आपको दिया गया था, if you give it to your mom and that mom goes there and the moment mom submits that the receipt of that alteration and he mom got the t-shirt which was owned by you, it means what, जिसके पास वो डॉक्यूमेंट है he gets the right। इसको कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। मैं इसे क्या कहता हूँ पता है? मैं इसे कहता हूँ डॉट, DOT डॉट। जिसको ट्रांसफर करने से दूसरा बंदा ओनर बन सकता है या उससे राइट्स गुड्स के मिल सकते हैं, इसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। दूसरा नाम है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। इसको कहता हूं मैं डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, मतलब डस्ट। डस्ट मतलब यूजलेस, यूजलेस। इसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, या आपने ले भी लिया अपने नाम पे तो फिर भी आपको कोई राइट्स नहीं मिलता। एग्जाम्पल, मेरा शेयर सर्टिफिकेट, मेरा शेयर सर्टिफिकेट अगर तुम लोगों से किसी ने चोरी कर लिया तो तुमको वो शेयर्स मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। वो शेयर्स मेरे नाम पे है ना, तो मेरे को आपके नाम पे करने के लिए मेरा साइन चाहिए, मेरा ट्रांसफर डीड चाहिए, उसमें साइन भी बनना पड़ेगा। वैसे ही आपका नहीं हो जाता। मैं मेरा सीए सर्टिफिकेट, अगर आपने चोरी करेगा आप सीए बन जाओगे? नहीं बन पाओगे। मतलब क्या कि जो चीज़ ट्रांसफर नहीं हो सकती उसे डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल कहते हैं। वो सिर्फ टाइटल दिखाता है, वो टाइटल को ट्रांसफर नहीं कर सकता। और जो चीज़ है आप ट्रांसफर कर सकते हो उसे हम डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल कहते हैं। डॉट। तो कौन सा बेटर है, डॉट या डस्ट? तो मैंने कहा डॉट इज बेटर। डॉट को आप ट्रांसफर करके राइट्स ले सकते हो, डस्ट में ऐसा होता नहीं है। बस ये दो चीज़ें समझनी थी, डॉट क्या होता है और डस्ट क्या होता है। फिर आगे जाते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट इंटरलिंक थे। ये पॉइंट नंबर 5 जो है वो मैंने अच्छा सा एग्जाम्पल बना के बताया है। एक नेमो डेट कॉन्डोन हैबिट के जो दो पेंडिंग पार्ट थे वो, फिर ये 7.0 और फिर 8, एंड दिस इज हाउ यू फिनिश इट ऑफ। 18 मिनट हुए हैं अभी और 10 मिनट एंड दिस इज डन। ठीक है। ट्रांसफर प्रॉपर्टी व्हेन राइट ऑफ डिस्पोजल इज रिजर्व्ड। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। So going with that part, fifth one. Now, transfer of property when right of disposal is reserved. Let's understand this word again. Right of disposal is reserved. So it means it refers to reserving the right of disposal of goods to secure that the price is paid before ownership is transferred to the buyer. It means that हमने हमारा राइट रिजर्व रखा है कि भाई जब तक मेरा कोई कंडीशन या फिर मेरा पेमेंट पूरा नहीं होता तुम्हें मेरा टाइटल नहीं मिलेगा। अगर ऐसा आपने कहा हो, इट्स लाइक पेमेंट मेड और बिल एक्सेप्टेड और चेक गिवन और कंडीशन फुलफिल्ड, देन ओनली ओनरशिप विल बी ट्रांसफर, अदरवाइज नॉट। इसका इनफैक्ट इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट ये होगा, इन सच अ केस अनलेस द प्राइस इज पेड और कंडीशंस आर फुलफिल्ड
the ownership does not pass to the buyer, even if the goods are delivered to the buyer. This means that when you are reserving the right of disposal, यहाँ पे it refers to that the ownership shall not be transferred to the buyer unless the price is paid or conditions are fulfilled. Even if the goods are delivered to the buyer, still ownership will not pass to the buyer unless and until the conditions are fulfilled. इसे कहते हैं क्या? Reserving the right of disposal. Let's understand this by example. If the seller instructs the lorry driver to deliver the goods to the buyer only if he pays the price, in this we say that seller has reserved the right of disposal. इस एग्जाम्पल में आपको ये समझ में आएगा कि what do you mean by reserving the right of disposal. In example 2, in case where goods are sent via railways, अगर goods रेलवे से थ्रू भेजे गए हैं, in that case रेलवेज क्या इशू करता है? रेलवे रिसीट, हमने देखा RR as a document of title. If the seller does not hand over the railway receipt to the buyer, अब इमेजिन करो दिल्ली से माल भेजा रेलवेज में बायर को मुंबई, बट दिल्ली वाले बंदे ने क्या किया? माल भेज दिया, लेकिन उसका रेलवे रिसीट जो था, रेलवे रिसीट या चोरी कर दे तो यू कॉन्टेक्ट रेलवेज. आता है पॉइंट नंबर 6, नेमो डेट कॉर्न ऑन हैबिट के 2 पॉइंट जो मैंने कहा था, विल बी डिस्कसिंग इट आफ्टर द अनपेड सेलर टॉपिक. तो यार एक है छोटा सा पर अनपेड सेलर. मैंने कहा था अनपेड सेलर के राइट्स अगेंस्ट द गुड्स के अंदर पहला था लियन, दूसरा था एसआरई, तीसरा था रीसेल. अब सेलर ने गुड्स ऑलरेडी सेल कर दी है बायर को, ओनरशिप हो भी चुकी होगी, फिर भी सेलर किसको बेच रहा है गुड्स? नए बायर को. क्यों? क्योंकि बायर ने पैसे नहीं दिए तो ही रिसोल्ड इट, रीसेल कर रहा है नए बायर को.
नए बायर को क्या मिलेगा? नए बायर को भी जीटी मिल सकता है। मतलब सेलर तो ओनर नहीं है, ओनर बायर है, बट बायर ने पेमेंट नहीं किया, सेलर ने पोजीशन अपने पास रखा बाय लियन या एसआईटी, और सेलर ने वो गुड्स किसको बेच दिया? नए बायर को। नए बायर को क्या मिलेगा? जीटी। दैट इज बेसिकली वाई, दैट इज वाई इट इज इन एक्सेप्शन, बिकॉज हम तो यहाँ पे क्या पढ़ते थे? बीटी टू जीटी के सिचुएशंस। तो यहाँ पे सेलर ने बेचा है गुड्स बायर को, बायर ने पैसा नहीं दिया एंड सेलर हैज द गुड्स स्टिल, तो सेलर सोल्ड इट टू द न्यू बायर, दैट इज द कॉन्सेप्ट। ऊपर का पॉइंट, सेल्ड बाय द बायर इन पोजेशन ऑफ गुड्स ओवर विच सेलर हैज सम राइट्स। सेल्ड बाय बायर इन पोजेशन ऑफ गुड्स ओवर विच सेलर हैज सम राइट्स। ये कहता है कि अगर बायर के पास गुड्स है, या फिर गुड्स नहीं, उसका डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स है, और सेलर के पास फिजिकली गुड्स अवेलेबल है, जैसे ही सेलर ने गुड्स बायर को बेचा, बायर ने वो गुड्स किसी और को बेचने का प्रॉमिस कर दिया, बट गुड्स किसके पास है? सेलर के पास है। देखो यहां पे ध्यान देना, ये गड़बड़ वाला कॉन्सेप्ट है। इफ द बायर इज इन पोजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स और विच सेलर हैज सम राइट्स, जैसे कि राइट ऑफ लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट, एंड बायर सेल्स द गुड्स टू द न्यू बायर, where good buyer acts in good faith, थोड़ा सा डाइसी है सर, he shall get the title to goods। अब ये कहना ये चाह रहा है हमें कि बायर के पास डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, जिसके बेसिस पे बायर ने वो गुड्स किसको दे दिया? नए बायर को। सेलर कहता है कि मुझे लियन करना है, सेलर लियन नहीं कर पाएगा क्योंकि बायर के पास क्या है? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, और उसी टाइटल को बेसिस पे उसे किसको बेच दिया माल? नए बायर को। और नए बायर को जो गुड्स बेचा है वो गुड फेथ में खरीद रहा है, तो उसे जीटी मिल जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, समझो ये सेलर है, उसने गुड्स बेचा ये बायर को, बेचते वक्त उसने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दे दिया बायर को, बट फिजिकली गुड्स मानो सेलर के पास ही है या ट्रांजिट में है। अब ये बायर ने जैसे माल आया, बायर ने नए बायर को बोला कि भाई माल आ चुका है, चाहिए? हाँ दे दे। तो बायर ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया नए बायर के साथ B1। अब B1 गुड्स मांग रहा है, बायर बोला गुड्स आना बाकी है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बेचता हूं तेरे को, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बेच दिया। अब सेलर को लगता है कि ये जो बायर वो क्या हो जाएगा? इंसॉल्वेंट। अब ये करना चाहता है स्टॉपेज इन ट्रांजिट, लेकिन लॉ कहता है वो नहीं कर पाएगा क्योंकि आपने उसे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दे दिया था बायर को, बिकॉज ऑफ विच उसने वो उसको किसको बेचा? नए बायर को बेच दिया। द कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लियर कि अगर आपने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल या पोजेशन बायर को दे दिया हो, बिकॉज ऑफ विच वो किसी और को बेच देता है, फिर आप बोलो कि मेरे राइट्स है जो मुझे एक्सरसाइज करना है, तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट टाइटल जाने के बाद नया बायर गुड फेथ में गुड्स को खरीद रहा है, तो उसे टाइटल चाहिए। अब एज ए सेलर आप सिर्फ क्या कर सकते हो? आप सिर्फ इस बायर को पर्सनली सू कर सकते हो, गुड्स तो आपके हाथ से चले गए, क्योंकि वो किसको मिलने चाहिए? नए बायर को मिल जाने चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर 7th एलिमेंट हमें करना है, ये 7th पॉइंट उससे कनेक्टेड है, लेकिन उसके पहले मैं 8 पॉइंट समझा देता हूं आपको। इट मीन्स द प्राइस CIF इंपोर्ट, जब हम गुड्स को इंपोर्ट करते हैं तब हमारे पास कुछ टर्म जो होते हैं जो हमें समझने होते हैं, सिलेबस में आपके नहीं है बट मैंने इंक्लूड किया है। CIF एंड FOB ये भी मैंने करवाया हुआ है कुछ बच्चों को। कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट मतलब CIF, फ्री ऑन बोर्ड मतलब FOB। अब ये कहता है इट मीन्स द प्राइस एज कवर्ड इन इनवॉइस shall include the cost of product plus insurance and freight। मतलब जब आप कोई गुड्स को खरीदते हो और वो कहता है ये इंक्लूसिव ऑफ CIF है, CIF प्राइस है, मतलब आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स, इंश्योरेंस भी आ गया और फ्रेट भी आ गया। लेकिन अब ऐसा कोई गुड्स खरीदते हो जिसमें क्या लिखा है? FOB,
मतलब उसमें इंक्लूड नहीं हुआ फ्रेट और इंश्योरेंस कॉस्ट, वो आपको एक्स्ट्रा बेयर करना पड़ेगा। वो सिर्फ क्या इंक्लूड कर रहा है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड द कॉस्ट टू लोड इट ऑन द वेसल, एंड द कॉस्ट टू लोड इट ऑन द वेसल। मतलब वो शिप में, वो वेसल मतलब वो शिप में पहुंचाने का खर्चा हम ले लेंगे, मतलब हमारे शॉप से वो शिप तक पहुंचा देंगे। वो शिप से लेकर आपके यहाँ पे पहुंचेगा फ्रेट और उसका इंश्योरेंस वो आपको अलग से खर्चा उठाना पड़ेगा, इस प्राइस में इंक्लूड नहीं होता। इसे हम कहते हैं FOB। अब हम जाते हैं हमारे लास्ट पार्ट पे, दैट इज इफेक्ट ऑफ सबसेल और प्लेज बाय द बायर। Subsale refers to resale by the buyer where the original seller has some rights. Subsale का मतलब होता है क्या, रीसेल बाय बायर। ठीक है, मतलब जब आपने गुड्स बेचा बायर को, बायर ने बेचा किसी और को, इसे हम सबसेल कहते हैं। फिर नंबर 2, प्लेज का मतलब क्या, वेयर प्लेज रिफर्स टू लेंडिंग ऑफ गुड्स एज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट बोरोइंग्स। मतलब प्लेज मतलब गिरवी रखना, या तो आपने गुड्स को गिरवी रखा है दैट इज प्लेज, या तो आपने गुड्स को बेच दिया है। मेरी बात को ध्यान से समझना। लेट मी टेक एन एग्जांपल हियर। अभी तक क्या हुआ है, ये अरे यार, मान लीजिए एज अ पर्सन को मिस्टर ए, उसने गुड्स को बेचा मिस्टर बी को। बी ने वो गुड्स को, अभी तक गुड्स हाथ में आए भी नहीं थे, उसके पहले उसने अगेंस्ट ऑर्डर सी को गुड्स बेच दिए, या फिर सी को गुड्स गिरवी रख दिए। दैट इज द सिचुएशन सबसेल का। बी सबसेलिंग टू सी, या बी प्लेजिंग इट टू सी अगेंस्ट सम बोरोइंग्स, गिरवी रख के कुछ पैसे ले लिए। अब क्वेश्चन ये उठता है, अगर बी से ए को पैसा नहीं आता, जब डिलीवरी की बारी आए ना, ए ने का पैसा दे देना, बी देता हूं ना, डरता क्या, कॉन्ट्रैक्ट तो बन चुका है ना, दे दूंगा पैसा, आगे से माल पैसा आएगा ना तब देखो दे दूंगा, मुझे माल दे। ये बोलता है, देख भाई तुझे बिल, तेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, तेरे को मैं उसी रेट में माल बेचूंगा, बट मेरे को तेरे पे भरोसा नहीं है, मार्केट में तू इंसॉल्वेंट दिखा रहा है, मार्केट में तेरा नाम अच्छा नहीं है, तू मुझे पैसा दे और माल लेके जा। तो क्यों, क्योंकि तू इंसॉल्वेंट लग रहा है मेरे को, आई एम डूइंग लियन हियर। क्वेश्चन ये उठता है, क्या ए लियन कर सकता है बी के गुड्स पे, बी से कॉन्ट्रैक्ट तो हो चुका है, गुड्स ए के पास पड़ा है, क्या ए लियन कर सकता है अगेंस्ट बी? तो अगर ए लियन करेगा तो सी को गुड्स मिलेगा नहीं, क्योंकि बी ने सी को बेच दिया है। तो ये कहता है कि अगर ए गुड्स बेचता है बी को और बी गुड्स बेचता है सी को, लेकिन गुड्स अभी भी ए के पास है, तो क्या ए लियन कर सकता है या नहीं, क्या ए एसआईटी कर सकता है या नहीं? कि अगर वो करेगा तो किसको गुड्स मिलेगा नहीं, सी को भी गुड्स मिलेगा नहीं। देखो लॉ ने क्या लिखा है, इट सेज दैट अनपेड सेलर्स राइट टू लियन और एसआईटी shall not be affected over sale made by buyer to third person। बोला कि अनपेड सेलर को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि तूने क्या किया है, मुझे क्या लेना देना तूने क्या किया है, तूने भाई, तूने मेरे से गुड्स लिया है ना, कॉन्ट्रैक्ट किया है ना, तो तू मेरे को पैसा दे और माल लेके जाए, मेरा राइट है, राइट ऑफ अनपेड सेलर अंडर अगेंस्ट द गुड्स लियन एंड एसआईटी, मैं वो यूज कर रहा हूँ। अरे बी बोला, अरे दे देना भाई, मैंने कॉन्ट्रैक्ट, तूने कॉन्ट्रैक्ट किया तो पैसा दे, साला मेरे से लेता है उसको बेचता है, खुद डालता ही नहीं है पैसा, ऐसा नहीं, पैसा दे फिर उसको बेच, फिर उससे पैसा ले लेना, चलेगा, मैं तो नहीं देगा। लॉ बोलता है अनपेड सेलर मतलब ए राइट टू लियन और एसआईटी शैल नॉट बी अफेक्टेड ओवर सेल मेड बाय बायर टू थर्ड पर्सन। कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो तू जाने और सी जाने, लेकिन एक को कुछ फर्क नहीं पड़ता। हावेवर अगर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल इन्हें दे दिया था, अगर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल इन्हें दे दिया था, किसको, बी को, उसके बेसिस पे बी ने सी को बेचा, तो क्या ए लियन कर पाएगा ना। राइट ऑफ अनपेड सेलर्स राइट ओवर द बायर शैल बी अफेक्टेड इफ द अनपेड सेलर्स असेंट्स टू सच सबसेल और प्लेज और हैंड्स ओवर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। अनपेड सेलर ने कहा था कि तू आगे माल बेच, मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है, मतलब उसने अलाउ किया था, एसेंट दिया था,
या फिर उसने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दे दिए थे, इसीलिए यहाँ पे लिखा था यहाँ पे कि अगर आपने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बी को दे दिया है, सेलर ने बायर को दे दिया है, तो फिर बायर आगे बेच सकता है और जिसको बेचा उसे गुडविल मिलेगा। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं बेचा है तो यहाँ पे लियन हो सकता है, लेकिन डॉक्यूमेंट टाइटल दे दिया तो अनपेड सेलर लियन नहीं कर सकता है। मतलब अनपेड सेलर, बायर एंड न्यू बायर, अनपेड सेलर ने जब बायर को बेचा, क्या वो लियन कर सकता है या नहीं? लॉ बोला हाँ, भले ही बायर ने किसी और को बेचा हो। कब वो नहीं कर सकता है? जब बायर ने वो गुड्स जो है सेलर को बेचे थे, नए बायर को बेचे थे, तब उसके पास डॉक्यूमेंट टाइटल था, तो फिर अनपेड सेलर लियन या एसआईटी नहीं कर सकता है। दैट इज द लास्ट पार्ट टू द सेम and this miscellaneous concept of SOGA, which is a bit tricky. This has been covered up in a separate part. If in case if you have some doubts, मैं live session में भी ये एक बार करवा दूंगा।